हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है डोमेस्टिक टेरिटरी। आप लोगों को पता ही होगा कि हमने इससे पहले जो चैप्टर कंप्लीट कराया था वो चैप्टर 1 था सर्कुलर फ्लो का। और अब हम सेकंड चैप्टर शुरू कर रहे हैं जो कि है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें हम लोग आज बात करेंगे डोमेस्टिक टेरिटरी की। डोमेस्टिक टेरिटरी के बारे में आप लोग तो जानते ही होंगे थोड़ा बहुत। जैसे कि अक्सर आप लोग कहते रहते होंगे कि जो एक बॉर्डर से लेकर दूसरे बॉर्डर तक, यानी कि एक कंट्री का जो बॉर्डर होता है वो हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाता है। आप थोड़ा बहुत बिल्कुल सही हैं, लेकिन अगर हम जब नेशनल इनकम की बात करेंगे तो डोमेस्टिक टेरिटरी थोड़ा सा एक्सपेंड करना पड़ेगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, वास्ट हो जाएगा। रीज़न क्या है? उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जब हम लोग डोमेस्टिक टेरिटरी को नेशनल इनकम के हिसाब से देखते हैं तो हम बहुत से काम ऐसे भी कर रहे होते हैं जो अपनी देश की बाउंड्री के बाहर भी कर रहे होते हैं, यानी कि नेशनल लेवल से हट के थोड़ा सा इंटरनेशनल लेवल पर भी हम लोग चले जाते हैं। लेकिन वहाँ पर हमें ये समझने में काफ़ी मुश्किल होती है कि कौन सी चीज़ हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आ रही है और कौन सी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर नहीं आ रही है। तो आज इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाया जाएगा और एक्सप्लेन किया जाएगा। तो सबसे पहले डोमेस्टिक टेरिटरी की ही बात कर लेते हैं और इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि ये होती क्या है, और इसी के बारे में आज सारी चीज़ें हम बताएंगे। तो जब बात आती है डोमेस्टिक टेरिटरी की तो सभी जानते हैं, आप लोगों को पता है कि जो पॉलिटिकल फ्रंटियर होता है जिसको हम लोग बॉर्डर कहते हैं, अक्सर यही हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी के रूप में जाना जाता है। और हमारे देश का स्पेशली इंडिया के बॉर्डर बहुत से देशों के साथ मिलते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर जो LOC होता है, जहाँ पर हमेशा डिस्प्यूट देखने को मिलते हैं। और वहाँ पर पाकिस्तान हमेशा क्या करता रहता है? सीज़ फायर करता रहता है। वो हमेशा LOC पर अपना कब्ज़ा जमाने की कोशिश करता है। इसी तरह से और भी जगह पर डिस्प्यूट्स देखे जाते हैं जो हमारे फ्रंटियर्स जिनसे मिले हुए हैं, जैसे कि चाइना के साथ भी अक्सर डिस्प्यूट देखने को मिलते हैं। वो भी कई बार हमारे देश के अंदर घुसने की कोशिश करता है, वो वहाँ पर कब्ज़ा करने की कोशिश करता है। इसी तरह से बहुत से पॉलिटिकल फ्रंटियर और भी हैं, जिसमें बांग्लादेश आता है, नेपाल आता है, भूटान आता है, म्यांमार आता है। अगर डोमेस्टिक टेरिटरी को बॉर्डर के हिसाब से समझा जाए तो ये इनफ है, इससे हम लोग समझ सकते हैं कि ये हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी होता है। लेकिन यहाँ तक समझने से काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि हम लोग जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, यानी कि जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस तो पढ़ नहीं रहे हैं, जब इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो इकोनॉमिक्स जाहिर सी बात है इस चीज़ के लिए है कि हम लोग इनकम की बात करेंगे। ठीक है, जब इनकम की बात होगी तो नेशनल इनकम की भी बात होगी, और नेशनल इनकम हम लोग अच्छे से तभी समझ सकते हैं जब हमें डोमेस्टिक टेरिटरी अच्छे से हमारे समझ में आएगी। तो डोमेस्टिक टेरिटरी का एक पार्ट तो हमने आपको बता दिया, लेकिन एक पार्ट अभी बाकी रह गया। वो दूसरा पार्ट क्या है कि हमारा जो डोमेस्टिक टेरिटरी है सिर्फ बॉर्डर से ही तो जुड़ा नहीं है, इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ों से जुड़ा हुआ है। जैसे फॉरेस्ट के साथ हमारा कुछ बॉर्डर मिलता होगा, कुछ इंटरनेशनल ओशन से भी हमारा बॉर्डर जुड़ा होगा, इसी तरह से हमारा हिल्स के साथ भी बॉर्डर जुड़ा होगा। तो इन सभी जगहों से जुड़ा होगा। अब इसको कैसे समझा जाएगा? इसको समझने के लिए आपको हमें यहाँ पर क्या समझना है कि डोमेस्टिक टेरिटरी हमारी क्या है। यानी डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब ये है कि नेशनल इनकम हमारी कैसे कैलकुलेट होगी। तो एक तो बॉर्डर के अंदर जितने भी बिजनेस हो रहे हैं, बॉर्डर के अंदर फ्रंटियर के अंदर जितने भी काम हो रहे हैं वो तो देश के अंदर ही हो रहे हैं, तो वहाँ की जो इनकम होगी वो तो हमारी नेशनल इनकम में कैलकुलेट की ही जाएगी। लेकिन एक और इनकम जो होती है वो भी हमारी कैलकुलेट की जाती है। वो होती है क्या? हमारे देश का, यानी कि नेशनल रेजिडेंट अगर कोई चीज़ ऑपरेट कर रहा है, भले ही वो 2 अलग अलग कंट्रीज़ में ही क्यों ना कर रहा हो, तो उसकी इनकम भी नेशनल इनकम में कैलकुलेट की जाती है, और वो भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर ही आती है। जैसे एक एग्ज़ाम्पल आप ले सकते हैं इंडियन एयरवेज़ का। इंडियन एयरवेज़ किसका है? इंडिया का है। ऑपरेट कौन करता है? इंडियन कर रहा है। नेशनल रेजिडेंट वो इंडिया का है। लेकिन अगर वो ऑपरेट कर रहा है, यानी कि सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहा है 2 कंट्रीज़ के बीच में, जैसे USA और जापान के बीच में, भले ही वो अपनी कंट्री के बीच में कोई ऑपरेशन न चला रहा हो, वो कंट्री दूसरी अलग कंट्री के बीच में ऑपरेशन चला रहा हो, लेकिन इंडियन एयरवेज़ ऑपरेट किया जा रहा है नेशनल रेजिडेंट द्वारा जो कि इंडिया का है,
तो वो इनकम क्या होगी, डोमेस्टिक टेरिटरी कहाँ की कहलाएगी, इंडिया की कहलाएगी, और नेशनल इनकम भी वो इंडिया में ही इंक्लूड होगी। अब यहाँ पर बात आता है नॉर्मल रेजिडेंट होता कौन है। तो जब नॉर्मल रेजिडेंट की बात करेंगे तो इसके लिए पूरा एक अलग टॉपिक आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जिससे कि आप अच्छे से नेशनल इनकम को समझ सको। तो डोमेस्टिक टेरिटरी का एक पार्ट तो आप यहाँ पर ये समझ गए। अब दूसरी चीज़ यहाँ पर एक और आती है कि आप लोग इससे भी कंफ्यूज ना होइएगा कि मान लीजिए सिंगापुर एयरवेज़ है, ठीक है, वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है इंडिया और चाइना के बीच में, यानी कि उसके हवाई जहाज़ क्या होते हैं, इंडिया से लेकर चाइना के बीच में उड़ान भरते हैं। तो इंडिया में वो सर्विसेज ज़रूर दे रहा है, लेकिन उस कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट वो नहीं है, यानी कि वो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है। नॉर्मल रेजिडेंट किस देश का है, वो सिंगापुर का है। जब सिंगापुर का वो नॉर्मल रेजिडेंट है, वो भले ही इंडिया और चाइना के बीच में अपनी सर्विसेज दे रहा है, तो वहाँ की इनकम किस देश की इनकम कहलाएगी, सिंगापुर की इनकम कहलाएगी, ना कि वो इंडिया की। तो वो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर किसके आएगी, सिंगापुर के आएगी। एक तरह से यहाँ पर ये आप चीज़ क्लियर हो गई होगी। ये तो बात हो गई हमारी हवाई ट्रांसपोर्टेशन की हो गई। अब बात आती है यहाँ पर हम लोग समुद्र के रास्ते, जब इंटरनेशनल ओशंस की बात करते हैं तो वहाँ पर समझ लेते हैं कि किस तरह से हम लोग समझेंगे कि कौन सी चीज़ हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आती है। जब इंटरनेशनल की बात होती है तो वहाँ पर कुछ हमें एक्सक्लूसिव राइट मिलते हैं इंटरनेशनल ओशन पर अपने कारोबार को करने के लिए, बिज़नेस को रन करने के लिए। और अक्सर हम में से यहाँ पर देखा गया है कि बहुत सी कंट्रीज़ के लोग क्या करते हैं, वहाँ पर अपने क्या बना लेते हैं, नेचुरल गैस के या ऑयल्स के रिग्स बना लेते हैं, फ़िश के वेसल्स बना लेते हैं, ठीक है। इसी तरह से फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म बना लेते हैं, किस लिए, क्योंकि उनको बिजनेस करना आसान हो जाए। तो जिन लोगों ने, जिस कंपनी के लोगों ने इसको ऑपरेट किया है, यानी कि इसको रन कर रहे हैं, इसको चला रहे हैं, अगर वो उस कंट्री के नेशनल रेजिडेंट हैं तो उसकी डोमेस्टिक टेरिटरी वो उसी कंट्री में कैलकुलेट होगी, नेशनल इनकम उसी कंट्री में कैलकुलेट होगी। मान लीजिए कोई इंडिया का एक फ़िशरमैन है और उसने वो फ़िशिंग बोट उसी एक्सक्लूसिव राइट के अंदर वो चला रहा है, वो रन कर रहा है और उसको अधिकार है वहाँ पर फ़िश का काम करने के लिए। तो अब वहाँ की जो भी इनकम होगी, वो फ़िशरमैन कहाँ का नॉर्मल रेजिडेंट है, इंडिया का है, तो वो जितना भी वहाँ से कारोबार करेगा उसकी जो डोमेस्टिक टेरिटरी किसके अंदर आएगी, वो इंडिया के अंदर आएगी। और जो नेशनल इनकम कैलकुलेट की जाएगी वो कहाँ कैलकुलेट की जाएगी, वो इंडिया के अंदर कैलकुलेट की जाएगी। तो ये दूसरी समुद्र के ज़रिए हम लोग इस चीज़ को समझ गए। इसके अलावा एक तीसरे तरह की डोमेस्टिक टेरिटरी होती है, उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। तीसरी तरह की डोमेस्टिक टेरिटरी कैसी है, जैसे मान लीजिए हमारे देश की इंडियन एम्बेसी किसी और कंट्री में है, यूएसए में है, चाइना में है, पाकिस्तान में है, दुनिया के किसी भी देश में है, ठीक है, या कोई कंसुलेट वहाँ पर गए हुए हैं अपना एक्सपैंड करने के लिए बिजनेस के, या हमारे जो इंटरनल मैटर्स हैं उनके लिए। इसी तरह से मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है हमारे देश का, किसी दूसरे कंट्री में होता है। तो ये सारे क्या हैं, ये हमारे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आएंगे। हमारी इंडियन एम्बेसी किसी दूसरी कंट्री में है तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आएगी। वहाँ से जो भी इनकम होगी वो इंडियन नेशनल इनकम में कैलकुलेट की जाएगी, वो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कैलकुलेट की जाएगी। इसी तरह से किसी दूसरे कंट्री के बॉर्डर मिलते हैं हमारे यहाँ पर, मान लीजिए किसी दूसरी कंट्री का एम्बेसी हमारे यहाँ पर है, तो ये हमारे देश की क्या कहलाएगी, कुछ नहीं कहलाएगी, ये हमारे देश का कुछ नहीं कहलाएगा। इसके जो भी इनकम होगी वो उसी कंट्री को दी जाएगी या उसी कंट्री के इनकम में कैलकुलेट की जाएगी जिस कंट्री की एम्बेसी इंडिया में है। इसी तरह के इस्टेब्लिशमेंट भी, अगर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट भी हमारे देश में होता है किसी दूसरे देश का, तो वहाँ से भी जो भी डोमेस्टिक टेरिटरी मानी जाएगी वो उसी देश की मानी जाएगी, इनकम जो मानी जाएगी वो उसी देश की मानी जाएगी। तो यहाँ पर इतना आपको समझ में आ गया होगा कि डोमेस्टिक टेरिटरी को हम लोग किस किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, जिससे कि हम लोग आसानी से नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकें। अब यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो कि डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर नहीं आती हैं, भले वो इंडिया के अंदर हो या किसी भी कंट्री के अंदर हो, जैसे WHO है या UNO है, ठीक है। अगर ये हमारे यहाँ पर इनके ऑफिसेस हैं, इस्टेब्लिश हुए हैं, यहाँ पर काम चल रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर इसको हम लोग इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे, ये उसी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर इंक्लूड होगी जिस कंट्री में वो रहते हैं। वहाँ के जो वर्किंग जो एम्प्लॉयज़ है, जो जिस कंट्री के हों, वहाँ के ही डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आएगी और वहीं की नेशनल इनकम में इसको इंक्लूड किया जाएगा। इसी तरह से हमने एम्बेसीज़ के बारे में आपको लोग बता ही दिया है।
मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के बारे में बता ही दिया है कि ये जिस देश की एम्बेसीज जिस कंट्री में होती हैं वो उस देश की ही कंट्री में इंक्लूड होती हैं जिस देश से यहाँ पर एम्बेसीज आई हैं। जैसा कि हमने बताया कि इंडिया की एम्बेसी अगर यूएसए जाती है तो इसका मतलब ये है कि ये इंडिया की एम्बेसी कहलाएगी और उसकी डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होगी, इंडिया की होगी। तो इस तरह से डोमेस्टिक टेरिटरी को अच्छे से समझा जा सकता है। जब डोमेस्टिक टेरिटरी हमें अच्छे से समझ में आ जाती है तो हम लोग नेशनल इनकम को बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा वो नेशनल रेजिडेंट के ऊपर रहेगा, जिससे कि हम और अच्छी तरह से समझ सकेंगे कि नेशनल रेजिडेंट अगर जिस देश का होता है तो उसकी क्या कैटेगरीज होती हैं, उसके बारे में पूरी डिटेल हम लोग आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।